गुड मॉर्निंग बच्चों। सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड, कक्षा 7, विषय सामाजिक विज्ञान, हमारे अतीत, अध्याय 3, दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली का नाम आते ही ऐसा हमें भारत की राजधानी के रूप में हमें सुनाई पड़ता है, जो कि दिल्ली 12वीं शताब्दी में ही एक महत्वपूर्ण शहर बना। 12वीं सदी में तोमरों को अजमेर के चौहानों को चहमान नाम से भी जानते हैं, जो कि अजमेर के चौहानों ने तोमरों को परास्त किया। चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली एक वाणिज्य यानी कि इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना और यहाँ के जैन जो कि बहुत समृद्धशाली थे, वो एक व्यापारी के रूप में थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण भी करवाया और ये दिल्ली में रहते थे, इसलिए दहली वाल भी कहे जाने वाले। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि दहली वाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जो काफ़ी प्रचलन में थे उस समय। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। इसके साथ ही दिल्ली एक राजधानी में बदल गई। यहाँ के सुल्तानों फिर देखा गया कि यहाँ के सुल्तानों ने अनेक नगर भी बसाए, जिसमें कुछ नगर यहाँ दिए गए हैं। इसमें दहली ए कोहना को पुराना शहर भी कहा जाता था, और दूसरा है सीरी, तीसरा है जहांपना। अब देखिए, दिल्ली 12वीं सदी से लेकर के आज तक कई वर्षों तक दिल्ली में कई शासक रहे, जो कि राजपूत वंश से लेकर के तोमर, जो आरंभिक 12वीं शताब्दी यानी कि 1165 से लेकर के लोधी वंश जो कि 1451 से लेकर के 1526 तक दिल्ली के शासक यहाँ रहे। उसमें देखिए, तोमर के बाद आता है अनंगपाल, फिर चौहानों में पृथ्वीराज चौहान, फिर आता है तुर्की शासक जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रहे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान इत्यादि। फिर आता है खलजी या खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 तक, जिसमें जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी इत्यादि। तुगलक वंश में मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक इत्यादि। और सैयद में खिज्र खान, लोधी में बहलोल लोधी भी थे। इस प्रकार दिल्ली में इन्होंने शासन किया। फिर देखते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, किस प्रकार प्राप्त होती है, उसमें देखते हैं अभिलेख। कौन से अभिलेख? सिक्कों, स्थापत्य यानी कि भवन निर्माण कला। अब अभिलेख देखते हैं, राजा महाराजाओं के शासन के बारे में उनमें लिखा जाता है और सिक्कों पर उनके कई प्रकार के चित्र भी होते थे। और स्थापत्य जो कि भवन निर्माण कला। फिर आता है तारीख, तवारीख। अब तवारीख में क्या होता है कि लेखक, सचिव, कवि, प्रशासक, सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो कि उनके शासन के बारे में, राजाओं के बारे में भी लिखते थे। और प्रशासन की भाषा कौन सी थी? वो फारसी थी। कौन सी भाषा थी? फारसी। और जो तवारीख, जो ये लेखक थे, सचिव थे, कवि थे, प्रशासक थे, वो शासकों को, ध्यान देना कि शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार व लिंग भेद पर आदर्श समाज और न्याय संगत शासन व्यवस्था की सलाह भी देते थे। फिर देखो, जन्म सिद्ध अधिकार का अर्थ होता है कि जो कुलीन वर्ग में राजा महाराजाओं की जो संतान होती है, इन्होंने कुलीन वर्ग में जन्म लिया है, शासन का अधिकार उन्हीं के ऊपर होता है।
फिर आता है कि लिंग भेद। लिंग भेद में क्या था कि स्त्री पुरुषों के बीच साम्य सामाजिक अंतर व शरीर रचना संबंधी अंतर, वो लिंग भेद होता है। फिर देखते हैं आगे, सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी। रजिया सुल्तान सिंहासन पर कब बैठी? 1236 में। वो किसकी पुत्री या बेटी थी? इल्तुतमिश की। और उस युग के इतिहासकार का अर्थ यहाँ होता है इतिहास लिखने वाले, इतिहास यानी बीती हुई घटनाओं के बारे में लिखना। उस समय के इतिहासकार कौन थे? मिन्हाज-ए-सिराज। क्या नाम था? मिन्हाज-ए-सिराज। इन्होंने रजिया सुल्तान के बारे में लिखा था कि रजिया सुल्तान अपने सभी भाइयों में योग्य और शासन करने में सक्षम थी, निर्णय लेने में सक्षम थी, लेकिन रानी को शासक के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे थे। और दरबारी यानी कि उनके दरबार में रहने वाले लोगों ने रजिया सुल्तान को शासिका के रूप में नहीं देखना चाहते थे और वो अप्रसन्न भी रहने लगे, जिसके कारण 1240 में रजिया सुल्तान को सिंहासन से हटा दिया गया। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि 1236 में तो रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठी और इतिहासकार थे मिन्हाज-ए-सिराज, लेकिन योग्य और सक्षम होने पर भी दरबारी जनों के अप्रसन्न रहने के कारण उसको 1240 में सिंहासन से हटा दिया गया। फिर देखते हैं आगे, दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन का अर्थ होता है रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास स्थान, जो कि मजबूत किलेबंद थे। वहाँ पर क्या था कि ये शहरों से भी दूर थे। अब गैरिसन का अर्थ ये हुआ बच्चों, ध्यान रखना कि रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास स्थान से जो मजबूत किलेबंद थे, जो कि शहर से दूर थे। सबसे बड़ी बात है कि वो शहर से दूर थे, ठीक है ना। फिर देखते हैं भीतरी प्रदेश। अब भीतरी प्रदेश क्या है कि किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो कि वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे, वह भी उनके नियंत्रण में नहीं था, इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री और रसद मतलब भोजन के लिए उनको क्या क्या कार्य करना पड़ता था? व्यापार, कर या लूटपाट पर निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क से नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। अब इस सल्तनत को बचाए रखने के लिए किन किन शासकों ने सहयोग दिया वो देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में इसको बचाया गया और विस्तार जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सल्तनत को बचाया गया। फिर खिलजी ने कई सैनिक अभियान भी किए, गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, कड़ा, देवगिरी इत्यादि। और इसी के अनुसार इसी को फॉलो किया था मोहम्मद तुगलक ने। हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं भी कब्जे में ले ली थी। लेकिन एक बात देखी गई कि शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की जो सेना व सैनिक थे वह थोड़े कमज़ोर थे, सेना उनकी कमज़ोर भी थी। तो फिर दिल्ली सल्तनत का विस्तार धीरे धीरे होने लगा और फिर उन्होंने देखा कि किसानों से भी कर वसूल किया जाए और विशाल क्षेत्र भी इनका नियंत्रण में रखा जाए। फिर देखिए इसमें आती है मस्जिद में देखा गया कि मस्जिद एक अरबी शब्द है। क्या है?
मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा, क्या कहा यहाँ, सजदा यानी कि घुटने व माथा टेक कर आराधना करना। और जिसमें देखा गया जैसे जमा मस्जिद भी एक मस्जिद है जहाँ मुसलमान एकत्र होते हैं, नमाज पढ़ते हैं। और वहाँ का जो विद्वान पुरुष है उसे क्या कहते हैं, इमाम। इमाम कहें या नेता कहें। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान ही धर्मोपदेश करते थे। खुतबा क्या होता है, खुतबा भी कहते हैं जिसको धर्म का उपदेश देते थे। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर है। किस ओर है, पश्चिम की ओर मक्का की ओर दिशा को किबला कहते हैं। मक्का की ओर दिशा को क्या कहते हैं, किबला। तो प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर देना है और अपनी जो मेन कॉपी है, फेयर कॉपी है, उसमें आपको अच्छी तरह से पहले पाठ का नाम लिखना है, डेट लिखनी है और वहाँ पे नोट्स बनाने, इसको सुनते हुए पढ़ते हुए। उसके बाद प्रश्न लिखना है, जो हाशिया है, लाल लाइन है, वहाँ पे प्रश्न लिखना है, नंबर 1 लगाना है और प्रश्न को लिखने के बाद उत्तर आपको ढंग से सुन करके भी लिखना है। और प्रत्येक प्रश्न करने के बाद आपको लाइन खींचनी है और सुंदर राइटिंग में भी लिखना है। थैंक यू।